नमस्कार। आज हम बात करेंगे अनुवाद मूल्यांकन भाग 3 पर। इससे पहले अनुवाद मूल्यांकन भाग 1 और भाग 2 पर हम चर्चा कर चुके हैं। आज की चर्चा के महत्वपूर्ण बिंदु हैं अनुवाद मूल्यांकन के सोपान, अनुवाद मूल्यांकन के मुख्य आयाम, विषय विवेचन। इस मॉड्यूल को देखने के बाद आप जान सकेंगे कि अनुवाद मूल्यांकन के विभिन्न सोपान कौन कौन से हैं, अनुवाद मूल्यांकन के विभिन्न सोपानों की क्या उपयोगिता है, अनुवाद मूल्यांकन के मुख्य आयाम कौन कौन से हैं और अनुवाद मूल्यांकन के ये मुख्य आयाम किस प्रकार एक बेहतर पाठ निर्माण में या पाठ के मूल्यांकन में सहायक होते हैं। अनुवाद मूल्यांकन विषय को हमने 3 मॉड्यूल में विभाजित किया है, जैसे मैं चर्चा कर चुकी हूँ इसकी। अनुवाद मूल्यांकन 2 में हमने चर्चा की थी अनुवाद मूल्यांकन के आधारों की, जिसके अंतर्गत हमने क्लोज परीक्षण, बोधन आदि की चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे अनुवाद मूल्यांकन 3 में अनुवाद मूल्यांकन के सोपान और अनुवाद मूल्यांकन के मुख्य आयाम। अनुवाद मूल्यांकन के सोपान, अनुवाद मूल्यांकन के ये जो निम्नलिखित सोपान है इस पर हम चर्चा करते जाएंगे। हम इससे पहले इस पर विस्तार से चर्चा कर चुके हैं कि अनुवाद मूल्यांकन किसे कहा जाता है और अनुवाद मूल्यांकन किस प्रकार अनुवाद प्रक्रिया का कि एक जो उसकी जो जो उसकी आंतरिक प्रक्रिया उसके बाहर, यानी कि जो 3 मुख्य आयाम है या 3 मुख्य जो चरण है अनुवाद प्रक्रिया के, विश्लेषण, अंतरण और पुनर्गठन, उसके बाहर की प्रक्रिया जिसके अंतर्गत पुनरीक्षण आता है, मूल्यांकन आता है और समीक्षा आता है। तो हम मूल्यांकन की जब चर्चा कर रहे थे तो हमने मूल्यांकन के विभिन्न प्रकारों की, मूल्यांकन के आधारों की, मूल्यांकन की विभिन्न पद्धतियों की चर्चा की थी और हमने ये जानने का प्रयास किया था कि अनुवाद मूल्यांकक या मूल्यांकनकर्ता किस प्रकार किसी पाठ का मूल्यांकन करते हैं और उसके आधार क्या क्या होते हैं, उसकी पद्धतियाँ क्या क्या होती हैं। आज हम चर्चा करेंगे अनुवाद मूल्यांकन के सोपानों की। अनुवाद मूल्यांकन के ये निम्नलिखित सोपान है। मूल पाठ का स्थितिजन्य आधारों पर विश्लेषण करना, यानी पुनरीक्षण के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि पुनरीक्षणकर्ता के पास या पुनरीक्षक के पास ये अधिकार होता है कि अनुवादक ने अपने स्तर पर जो गलतियां या जो छूट या जो चूक उससे हुई है, उन चूकों को या उन गलतियों का भी सुधार कर सके और उसे एक बेहतर पाठ बना सके। लेकिन मूल्यांकनकर्ता का काम उससे बिल्कुल भिन्न होता है। मूल्यांकनकर्ता का काम पुनरीक्षण के भी बाद शुरू होता है, जब वे किसी पाठ का ये निर्णय लेते हैं कि ये पाठ ठीक से अनुवाद हुआ है या नहीं, या उसके अनुवाद की जो मूल इकाई थी वह क्या थी, किस आधार पर किया गया, ये मूल निष्ठ अनुवाद हुआ है या लक्ष्य पाठ या लक्ष्य भाषा निष्ठ अनुवाद हुआ है। तो इन सब आधारों पर जब पाठ का मूल्यांकन किया जाता है, उस आधार पर हमने इसकी चर्चा की थी। तो उसी आधार पर हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि मूल पाठ का स्थितिजन्य आधारों पर विश्लेषण, और ये स्थितिजन्य आधार पाठ के आधार पर निर्भर करते हैं, यानी कि उसकी भाषा के आधार पर, उसके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश के आधार पर, या विभिन्न आधारों पर। स्थितिजन्य आधारों पर भाषिक आधार स्थापित करना, यानी जो उसका जो सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश है या उसका जो विषयगत परिवेश है, उसी के आधार पर क्या भाषा का सही प्रयोग हुआ है या नहीं, यानी कथ्य और भाषा का आपस में सही तालमेल है या नहीं, इन सब की जांच, इन सब की पड़ताल अनुवाद मूल्यांकनकर्ता करते हैं या अनुवाद मूल्यांकन की इस प्रक्रिया के अंतर्गत किया जाता है। मूल पाठ के परिपार्श्व के आधार पर उसके प्रकारों का निर्धारण करना, अर्थात यह पता लगाना कि कोई पाठ किस विशेष स्थिति के संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है और उस विशेष स्थिति में उस पाठ की विशिष्ट अर्थवत्ता क्या थी। यानी मूल पाठ का अध्ययन करते समय ये इस निष्कर्ष तक पहुंचना कि क्या वे पाठ ठीक से अनुवाद हुआ है, जिस उद्देश्य के लिए इस पाठ का अनुवाद किया गया उस उद्देश्य की पूर्ति हो पाई है या नहीं हो पाई। पाठ की स्तर पर अगर पाठ की बात करें, मूल पाठ के स्तर पर, तो क्या कथ्य और भाषा दोनों के साथ पूरी तरह न्याय हो पाया है या नहीं, इन सभी की जाँच करना अनुवाद मूल्यांकनकर्ता का काम है। मूल पाठ के तार्किक और अंतर्वैयक्तिक प्रकारों को स्थापित करना, मूल पाठ के समान अनुदित पाठ का भी विश्लेषण करना और मूल पाठ के साथ उसकी उन्हीं आधारों पर तुलना करना। दोनों पाठों में जो स्थितिजन्य आधारों के अंतर है उन्हें परोक्ष दोष मानना। हम सभी जानते हैं कि जब कोई पाठ अनुवाद किया जाता है, जब हम किसी, और ये बेंजामिन ने कहा भी है, पश्चिमी चिंतक वॉल्टर बेंजामिन ने कहा भी है कि अनुवाद उनके लिए किया जाता है जो मूल भाषा नहीं जानते। तो ये संभव सी बात है कि जब हम किसी पाठ का अनुवाद करते हैं या किसी पाठ को एक भाषा से दूसरी भाषा में ले जाते हैं, उसका कारण ये होता है कि वह पाठ या वह अवधारणा उस दूसरी भाषा में, जिसे हम लक्ष्य भाषा कहते हैं, वहाँ उपलब्ध नहीं है। उस समाज को, उस संस्कृति को या उस खास एक वर्ग को उस भाषा से, उस संस्कृति से और उस भाषा संस्कृति में उपलब्ध साहित्य या ज्ञानात्मक साहित्य के किसी आयाम या किसी अवधारणा से परिचित करवाना
अनुवाद का मूल उद्देश्य होता है। तो ऐसी स्थिति में जब किसी पाठ का अनुवाद किया जाता है, जब हम किसी पाठ को, एक भाषा के पाठ को दूसरी भाषा में स्थापित करने की कोशिश करते हैं, तब जो भाषागत या सांस्कृतिकगत जो भिन्नताएं होती हैं वे बहुत बड़ी अड़चनें होती हैं। उसी आधार पर यहाँ मूल्यांकनकर्ता से अपेक्षा की जा रही है कि जब इस स्थितिजन्य आधारों के आधार पर जब हम किसी पाठ का मूल्यांकन करते हैं तो उन्हें परोक्ष दोष मानना, इससे इतर प्रत्यक्ष दोषों का निर्धारण करना, ये तय करना कि अनुवाद में क्या, किसको देखे जाने की ज़रूरत है, किस जो संस्कृतिगत जो भिन्नताएं हैं या कुछ ऐसी भिन्नताएं जिसे कहा जाए कि दो भाषाएं या दो संस्कृति होने के कारण जिनका होना अनिवार्य सा है, ऐसे दोषों को पर गहन चर्चा न करते हुए उसके प्रत्यक्ष दोषों को, कि कहीं तथ्यगत आधार पर या कथ्यगत आधार पर या जो अवधारणागत आधार पर तो क्या कहीं की चूक हुई है, या इस तरीके से पाठ का मूल्यांकन करना। अब हम बात करेंगे अनुवाद मूल्यांकन के मुख्य आयामों पर। हमने चर्चा की थी कि आज हम 2 महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा करेंगे। अनुवाद मूल्यांकन के मुख्य आयाम। अनुवाद मूल्यांकन हेतु अनेक मनोवैज्ञानिक परीक्षाओं में अनुवाद का सुयोग्य विद्वानों द्वारा मूल्यांकन, सांख्यिकी सूचकों द्वारा आदर्श अनुवाद से तुलना तथा अनुदित पाठ के पाठकों की राय भी महत्वपूर्ण मानी गई है। इसके अतिरिक्त अनुवाद में अन्य व्यवहारिक पक्षों को भी महत्वपूर्ण माना गया है ताकि अनुवाद अपने मूल उद्देश्य की पूर्ति कर सके। यानी जब हम किसी पाठ का मूल्यांकन करें तो उसके मूल्यांकन के लिए जो विभिन्न आधार हैं, और हमने जब उसके आधारों की चर्चा की थी या अनुवाद मूल्यांकन की पद्धति की जब हम चर्चा कर रहे थे इससे पूर्व के सत्रों में, इससे पूर्व के मॉड्यूल्स में, तो हमने चर्चा की थी अनुवाद मूल्यांकन के लिए अलग अलग पद्धतियाँ सुझाई गई हैं, लेकिन इतने वर्षों के लंबे इतिहास के बावजूद अनुवाद मूल्यांकन की एक सटीक पद्धति क्या हो सकती है, किस आधार पर किसी पाठ का सही मूल्यांकन किया जा सकता है, ये अभी तक तय नहीं हो पाया है। तो हमने पुनर्नुवाद आधारित मूल्यांकन पद्धति की चर्चा की थी, अनुक्रिया आधारित मूल्यांकन पद्धति की चर्चा की थी। उन सब की खासियत, उनकी जो विशेषताएं हैं और साथ ही उनकी जो खामियां हैं, उनकी जो कमियां हैं, उसकी भी हमने चर्चा की थी कि अनुवाद मूल्यांकन जब किया जाए तो न केवल किसी एक आधार को या किसी एक पद्धति को मुख्य आधार न मानकर उसे एक सर्वांगीण रूप से, उसके संपूर्ण रूप से उस पाठ का अध्ययन किया जाए और उस अध्ययन के आधार पर उस पाठ का सही मूल्यांकन किया जाए। तो जब हम अनुवाद के मुख्य आधारों की जब चर्चा कर रहे थे तो हमने क्लोज परीक्षण, बोधन, तुलनात्मक विश्लेषण या तुलनात्मक मूल्यांकन की हमने चर्चा की थी। उसी आधार पर यहाँ भी चर्चा की जा रही है कि जब अनुवाद का मूल्यांकन किया जाए तो उसका केवल किसी एक पक्ष पर चर्चा न करके उसके सभी पक्षों पर, उसके पाठ के मूल्यांकन करते समय उसके सभी पक्षों का अध्ययन किया जाए, और जिसमें विद्वानों की राय, पाठकों की राय, डाटागत आधार पर अगर कोई चूक है तो उस आधार पर उसका मूल्यांकन, सभी स्तरों पर उसका मूल्यांकन किया जाए। अनुवाद मूल्यांकन की दृष्टि से अच्छे अनुवाद में 4 गुणों का होना अनिवार्य माना गया है, जैसे मूल निष्ठता, पठनीयता, बोधगम्यता और प्रयोजन सिद्धि। ये जो 4 उद्देश्य हैं ये केवल एक तरह से देखा जाए तो अनुवाद मूल्यांकन ही नहीं, किसी भी अच्छे अनुवाद के लिए भी ये 4 महत्वपूर्ण गुण हैं या 4 महत्वपूर्ण अपेक्षाएं हैं जो किसी पाठ से की जाती हैं। वे हैं मूल निष्ठता, पठनीयता, बोधगम्यता और प्रयोजन सिद्धि। हम इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि किस प्रकार अच्छा मूल्यांकन जब किया जाता है, किसी पाठ का जब मूल्यांकन किया जाता है तो मूल्यांकनकर्ता से क्या क्या अपेक्षाएं होती हैं और किन किन आधारों पर या किन किन दृष्टिकोणों से एक पाठ का मूल्यांकन किया जाना आवश्यक होता है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे मूल निष्ठता की। अनुदित पाठ में उन सभी सूचना तत्वों का आना आवश्यक है जो मूल पाठ में अभिप्रेत हैं, इसे ही मूल निष्ठता कहते हैं। मूल पाठ के कथ्य या विषय वस्तु का अंतरण करते हुए उसकी विधा या शैली को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। प्रयुक्ति के क्षेत्र में प्रशासन, विधि, विज्ञान की अपनी शब्दावली, शैली और मुहावरा होता है, अतः उसी के अनुरूप अंतरण की अपेक्षा रहती है। शब्द या वाक्य या प्रयोक्ति के स्तर पर यदि मूल पाठ को पृष्ठभूमि में रखा जाता है तो सफल अनुवाद की संभावना अधिक रहती है। हमने 4 गुणों की चर्चा की, जैसे कि मूल निष्ठता, पठनीयता, बोधगम्यता, प्रयोजन सिद्धि। ये जो 4 मूल्यांकन के जो आधार बताए गए हैं या मूल्यांकन के जो 4 गुण बताए गए हैं, ये भी एक तरह से देखा जाए तो पाठ के आधार पर ये अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। जैसे इस पाठ के अंतर्गत मूल निष्ठता एक महत्वपूर्ण गुण है, यानी मूल पाठ में जो कहा गया है, मूल पाठ में जो कथ्य है या जो फैक्ट्स दिए गए हैं, वे फैक्ट्स या वह कथ्य या वो शैली पूरी तरीके से अनुवाद में आनी चाहिए। पर यहाँ पर भी जब हम मूल निष्ठता की यहाँ बात करें तो ये इसका जो पैमाना है अनुवाद मूल्यांकन के दौरान ये भी बदलता है और ये डिपेंड करता है कि मूल्यांकनकर्ता किस दृष्टि से पाठ का मूल्यांकन कर रहे हैं। हम इस पर आगे चर्चा करेंगे जब हम उदाहरणों के माध्यम से इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन हम इस पर जो मेरा महत्वपूर्ण जो कहना है वो ये
कि जब आप कोई ज्ञानात्मक साहित्य होता है, जैसे कि प्रयुक्ति के क्षेत्र में प्रशासन, विधि, विज्ञान की अपनी शब्दावली, शैली और मुहावरा होता है। बिल्कुल, जब हम ज्ञानात्मक साहित्य की जब हम चर्चा करते हैं तो उसके साथ एक खास तरह की मूल निष्ठता की अपेक्षा होती है, क्योंकि वहाँ पर जो पाठ है उसके साथ ये बहुत अपेक्षित रहता है कि या बहुत अनिवार्य है जिसे कहा जाए कि वह मूल के प्रति पूरी तरह से ईमानदार हो और उसमें कहीं भी अनेक रूपता या अनेकार्थता ना दिखाई दे। पाठ एकदम क्लियर हो, स्पष्ट हो और दूसरी भाषा में उसी तरह स्थापित हो जिस तरीके से मूल में कहा गया। लेकिन जब हम साहित्य का अनुवाद करते हैं तो साहित्य के अनुवाद में यहाँ विचलन की स्थिति देखने को मिलती है। जैसे मूल पाठ के कथ्य या विषय वस्तु का अंतरण करते हुए उसकी विधा या शैली को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। तो कथ्य या विषय वस्तु किसी भी रचना का प्राण तत्व होते हैं, लेकिन जो शैली होती है वो कभी कभी समय के अनुसार बदल जाती है, या अनुवादकर्ता जब उसका अनुवाद किसी पाठ का कर रहे होते हैं तब दो विभिन्न कालखंड होने के कारण, जैसे कि इससे पूर्व के सत्रों में मैंने चर्चा की थी कि जब कोई कविता या साहित्य का अनुवाद किया जाता है तब ऐसी स्थिति में अक्सर ये होता है कि बहुत पुराने, या जैसे अगर हम कहें कालजयी साहित्य हमारा, संस्कृत की किसी रचना का अनुवाद आज यदि हम कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उसके उसी मुहावरे में या उसके उसी शिल्प में या उसी के छंद व्यवस्था में उसका अनुवाद हो पाए। तब यहाँ मूल निष्ठता जो शैली के स्तर पर है वह बदलती है और मूल्यांकनकर्ता को ये तय करना होता है कि क्या इसका मूल्यांकन किस आधार पर किया जाए। तो जो मूल निष्ठता का जो ये गुण है ये निर्भर करता है कि हमारे सामने पाठ किस तरीके का है और पाठ के अनुवाद का उद्देश्य क्या था। पठनीयता जो महत्वपूर्ण नहीं सबसे अनिवार्य गुण है, क्योंकि पठनीयता और बोधगम्यता यानी संप्रेषणीयता बहुत ही अनिवार्य तत्व है किसी भी पाठ के मूल्यांकन के लिए या अनुवाद के लिए। पठनीयता की सबसे बड़ी कसौटी यह है कि अनुवाद न लगे, मूल लेखन जैसा प्रतीत हो। अच्छे अनुवाद की सबसे बड़ी पहचान यही है। पठनीयता का संबंध अभिव्यक्ति से है। एक तथ्य को अभिव्यक्त करने के लिए अनुवादक के पास कई विकल्प हो सकते हैं, किंतु अनुवादक की सृजनात्मक शक्ति मूल पाठ की सीमाओं से बंधी है, इसलिए वे अपनी शिक्षा, अभिरुचि और ज्ञान के कारण उनमें से किसी एक विकल्प को चुनेंगे। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि उसने जिस विकल्प का चयन किया है उसका सामान्यतः लक्ष्य भाषा का विकल्प होना आवश्यक है, अन्यथा वह बोधगम्य नहीं होगा। हालांकि ये स्थिति कठिन है। देखिए यहीं पर कह सकते हैं कि एक ट्विस्ट है कि जब हम पठनीयता की बात करते हैं तो कोई पाठ तब तक एक सफल अनुवाद नहीं माना जाएगा जब तक कि वह उतना ही पठनीय या उतना ही प्रभावशाली न हो जितना कि वह मूल भाषा में था। अक्सर ज्ञानात्मक साहित्य के संदर्भ में और ख़ासतौर पर जब बैंकिंग के साहित्य, विधि साहित्य की बात करते हैं या इस तरह के ज्ञानात्मक साहित्य की बात करते हैं तो वहाँ अनुवाद की जो प्रक्रिया है, यानी कि कोई पाठ अनुवाद होकर आया है ये दिखने लगता है। तो ऐसी स्थिति में ये अपेक्षा और अधिक बढ़ जाती है कि जब हम किसी पाठ का अनुवाद करें, खासतौर पर अंग्रेज़ी से हिंदी में जब इस तरह के अनुवादों के उदाहरण देखे जाते हैं प्रशासनिक साहित्य के संदर्भ में, तो अक्सर ये जो गैप है या एक तरह की जो सीमा है पाठ में दिखाई दे जाती है और हम अक्सर कहते हैं कि अनुदित साहित्य है और उसे पढ़ने का वो आनंद नहीं आता जैसा हम मूल को पढ़कर समझ सकते थे या जो जितना संप्रेषणीय था। उसी तरह जब हम सृजनात्मक साहित्य की बात करते हैं तो सृजनात्मक साहित्य के साथ भी एक सीमा यह है कि अनुवादक से अपेक्षा की जाती है कि वह केवल दो भाषाओं की ज्ञाता ना हो, बल्कि उन संस्कृति, उस समाज और ख़ासतौर पर जिस शैली में वह पाठ लिखा गया है, जिस तरीके से उस पाठ को प्रस्तुत किया गया है, वह भी उसके अंदर पूरी तरह से दिखना चाहिए। तो पठनीयता एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है जब हम अनुवाद मूल्यांकन की चर्चा करते हैं कि कोई पाठ अपने फ्लो में बहुत निरंतर हो और वो कहीं भी अनुवाद करते समय उसमें किसी तरह का कोई गैप दिखाई ना दे। लेकिन जब सृजनात्मक साहित्य की बात होती है तो सृजनात्मक साहित्य में कई बार ऐसे शब्द आते हैं जहां हम कह सकते हैं कि जो अनुवाद उनका संभव नहीं था। ऐसी स्थिति में अनुवादक या अनुवादिका की अपनी एक जो स्ट्रैटेजी है या उनकी जो अपनी आइडियोलॉजी है वो भी नज़र आती है अनुवाद के अंतर्गत, जब वे उस पाठ का अनुवाद करते समय एक खास रणनीति का प्रयोग करते हैं जहां वे उन मूल शब्दों को रिटेन करते हैं। अब ये निर्भर करता है कि अनुवाद मूल्यांकनकर्ता उस चीज़ का अध्ययन किस प्रकार करते हैं या उसे किस तरीके से देखते हैं। एक्सक्यूज मी। जी, तो इस तरीके से पठनीयता का जो तत्व है ये निर्भर करता है कि आप किस तरह के पाठ का अनुवाद कर रहे हैं और
उसमें ये जो मूल लेखन जैसा प्रतीत होने की जो अपेक्षा किसी पाठ से की जाती है, वो यथासंभव उसे हमें अनुवादक या अनुवादिका का ये प्रयास होना चाहिए, पुनरीक्षक का ये प्रयास होना चाहिए कि उस पाठ का अध्ययन करते समय वह इस चीज़ का ध्यान रखे कि जो अपेक्षा पाठ से थी वह पूरी तरीके से संप्रेषित हो पाई या नहीं, और मूल्यांकनकर्ता से भी अपेक्षा है कि वे उस पठनीयता की जाँच करें और उसके आधार पर भी अपनी टिप्पणी करें। परंतु ये सर्जनात्मक साहित्य और ज्ञानात्मक साहित्य के संदर्भ में कई बार इस पैमाने पर जब हम किसी पाठ को कसते हैं तो उसके आयाम अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम सर्जनात्मक साहित्य की बात करें, उसमें भी ऐसे साहित्य की बात करें जो अस्मितावादी साहित्य है, या कोई ऐसा साहित्य है, ये ऐसे शब्द हैं जो किसी ऐसी भाषा या ऐसे समाज से आ रहे हैं जिसका अभी तक सही तरीके से प्रतिनिधित्व नहीं हो पाया है समाज में। तब ऐसी स्थिति में ऐसे शब्दों को रिटेन करना या मूल संस्कृति के शब्दों को बचाना, उन्हें रिटेन करके दूसरी भाषा में ले जाकर उनकी टिप्पणी या किसी अलग तरीके से फुटनोटिंग करके उसे स्पष्ट करना, ये भी अनुवाद की एक पद्धति है जिसे अक्सर अनुवादक या अनुवादिका अपनाते हैं। मूल्यांकनकर्ता को भी इसके साथ सामंजस्य बिठाकर देखना होगा और उन्हें ये तय करना होगा कि यहाँ पर पठनीयता ज़्यादा महत्वपूर्ण है या बोधगम्यता, यानी कि क्या पाठ स्पष्ट हुआ और प्रयोजन सिद्धि हुई या नहीं। जैसे हम 4 तत्वों की बात कर रहे हैं, उसमें जो अंतिम तत्व है प्रयोजन सिद्धि, तो हमें या किसी भी मूल्यांकनकर्ता को इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि पठनीयता के साथ साथ जो अन्य तत्व हैं, जो बोधगम्यता या प्रयोजन सिद्धि, वे भी सिद्ध होने चाहिए। चाहे कहीं किसी स्तर पर कुछ त्रुटि छूटती भी है अनुवादक या अनुवादिका या पुनरीक्षण से, तो उसके पीछे का जो उसका उद्देश्य है उसकी सही पड़ताल अवश्य की जानी चाहिए। बोधगम्यता संप्रेषणीयता के संदर्भ में से समझ सकते हैं। पठनीयता और बोधगम्यता एक दूसरे से जुड़े आयाम हैं। पठनीयता का संबंध जहाँ अभिव्यक्ति से है, वही बोधगम्यता का संदेश से। यदि अनुवाद पठनीय होगा तो उसमें सहजता एवं स्वाभाविकता होने के साथ साथ बोधगम्यता और संप्रेषणीयता भी होगी। तो 4 तत्व हम यहाँ जिक्र कर रहे हैं: मूल निष्ठता, पठनीयता, बोधगम्यता और संप्रेषणीयता, प्रयोजन सिद्धि। तो इस सारे के सारे जो तत्व हैं, जब किसी पाठ का मूल्यांकन किया जाता है या पुनरीक्षण किया जाता है तो इन सभी तत्वों में एक खास सामंजस्य होना ज़रूरी है। इन सभी के आधार पर ही आप किसी पाठ को कसकर उसका सही मूल्यांकन कर सकते हैं। प्रयोजन सिद्धि यानी जिस उद्देश्य से आपने उस पाठ का अनुवाद किया था, क्या वह प्रयोजन सिद्ध हो पाया या नहीं। अनुवादक ने जिस प्रयोजन के लिए अनुवाद कार्य किया, अगर वह उसमें सफल हो जाता है तो अनुवाद भी सफल है। लक्ष्य भाषा का पाठक अगर मूल संदेश को भली भांति समझ और आत्मसात कर लेते हैं तो इसका अभिप्राय यह है कि वे उसका प्रयोजन भी सिद्ध समझ जाएंगे। इस दृष्टि से अनुवाद लक्ष्य भाषा में स्वीकार्य होने पर अपने प्रयोजन को सिद्ध कर लेता है। इस प्रकार मूल निष्ठता, पठनीयता, बोधगम्यता और प्रयोजन सिद्धि अनुवाद मूल्यांकन के मुख्य आयाम हैं, जिसका कि मैंने अभी चर्चा की थी कि इन सभी लक्ष्यों की अगर प्राप्ति हो जाती है किसी पाठ के अनुवाद में तो वह एक सफल अनुवाद माना जाना चाहिए। इस आधार पर अनुवाद मूल्यांकन के आयामों के आधार पर इसे कसकर देखा जाता है। मूल पाठ की शैली की रक्षा करना अनुवादक के लिए कठिन कार्य है। अनुवादक का व्यक्तित्व, उसकी भाषा शैली, उसकी सोच अनुदित पाठ में कहीं ना कहीं आ जाती है, विशेषकर सर्जनात्मक साहित्य में। अतः अनुवादक कभी कभी अनुवाद सापेक्ष हो जाता है, किंतु अनुवादक मूल्यांकन में आत्मपरकता और सापेक्ष तत्वों को स्थान न देना ही उचित होगा। दूसरा, मूल पाठ के भाव को लक्ष्य भाषा की प्रकृति के अनुरूप संजोना कोई सरल कार्य नहीं है। यदि अनुवादक भाषा अथवा संरचना पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो भाव में व्याघात उत्पन्न होता है, और अगर भावों की अविकल्प पुनर्रचना करते हैं तो व्याकरण उसका साथ नहीं देता। जो खासतौर पर यहाँ सर्जनात्मक साहित्य के संदर्भ में जब भी कहा जा रहा है तो उसके जो 2 महत्वपूर्ण तत्व हैं, कथ्य और उसका शिल्प, वो दोनों साथ साथ साधना कई बार महत्वपूर्ण, कई बार एक तरह से एक चुनौती की तरह होता है। जैसे हम उदाहरण देखेंगे कि जो हमारा जो कालजयी साहित्य है, जिसके अंदर हम रामकथा को ले सकते हैं, जो हमारा श्रीमद् भागवत गीता या महाभारत, या इसके अलावा संस्कृत का जो अन्य साहित्य है, ये अन्य विभिन्न भारतीय भाषाओं में या विदेशी भाषाओं में जो कालजयी साहित्य है, उसका जब अनुवाद किया जाता है, उसका आज अनुवाद करते समय, जैसे कि मैंने चर्चा भी की थी कि जब एज़रा पाउंड ने जब अनुवाद किए चाइनीज़ राइटर्स के, चीनी कवियों के, तो उन अनुवादों में 8वीं सदी के कवि का अनुवाद जब 19वीं सदी में कर रहे हैं तो उसके शिल्प की वह रक्षा उस तरीके से नहीं कर पाए, क्योंकि एक लंबा कालखंड बीत जाने के कारण वो एक गैप आ गया। ये शिल्प के स्तर पर उसका उस तरीके से आप अन्य भाषाओं में उसे फॉलो नहीं कर पाए। तो इस दृष्टि से अक्सर ये होता है कि जब आप कथ्य को साधने लगते हैं तो उसका शिल्प नहीं सकता, आप शिल्प को साधने लगते हैं तो कथ्य छूट जाता है। ऐसी स्थिति में मूल्यांकनकर्ता से भी अपेक्षा होती है कि जब वे किसी पाठ का मूल्यांकन करें तो मूल्यांकन करने के तय पैमानों पर ना चल के, बल्कि वे एक
एक पाठक की तरह उस पाठ को पढ़ें और देखें कि कहाँ अधिक न्याय की आवश्यकता थी या किस तरीके से बेहतर अनुवाद संभव था। यदि अनुवादक भाषा तथा संरचना पर ध्यान केंद्रित करता है तो भाव में व्याघात उत्पन्न होता है, और भावों की अविकल पुनर्रचना करता है तो व्याकरण उसका साथ नहीं देता। ऐसी स्थिति में मूल्यांकनकर्ता का दायित्व बढ़ जाता है। इस स्थिति में मूल्यांकन की प्रविधि या पद्धति का विकास ऐसा होना चाहिए कि उसमें उपर्युक्त सभी लक्षण, आयाम, पक्ष और पहलू समाविष्ट हों, जिससे कृति का समग्र मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ और प्रयोजन सिद्ध हो। इस प्रकार अनुवाद मूल्यांकन एक जटिल, विवादास्पद और संवेदनशील प्रक्रिया है, जिसे व्यवस्थित आधार देने के लिए प्रविधियों के विकास के लिए कई प्रयास हुए। अनुवाद एक संश्लिष्ट प्रक्रिया जिसकी पूर्ण प्रतिबद्धता मूल पाठ से है। देखिए, बहुत जो अनुवाद मूल्यांकन के साथ जो इसका एक लंबा इतिहास है, जिसमें अक्सर ही कहा जा रहा है कि अनुवाद मूल्यांकन की कोई एक निर्णायक पद्धति या एक तय पद्धति अभी तक विकसित नहीं हो पाई है। उसका कारण पाठ की विविधता भी है। अनुवाद मूल्यांकन करता है या अनुवादकों की अपनी जो दृष्टि है पाठ को लेकर, वह भी है। तो जब आप साहित्य का अनुवाद करते हैं तो आप उस पर किसी विज्ञान की रणनीति को या विज्ञान की तकनीक को अप्लाई नहीं कर सकते। उसी तरीके से जब आप अनुवाद का मूल्यांकन करते हैं तो आप ये नहीं समझ पाते कि अनुवादक या अनुवादिका ने किस विशेष दृष्टि से उस पाठ में किस खास अनुवाद रणनीति को अपनाया और वो कितना सही था। तो ये ज़रूरी है कि आप जब किसी पाठ का अनुवाद मूल्यांकन करें या अनुवाद मूल्यांकनकर्ता से अपेक्षा रहती है कि वे पाठ के प्रति न्याय करें, पाठ को समझे पूरी तरह से, और इसी जो जटिल प्रक्रिया जिसकी ओर संकेत किया जा रहा है कि एक संश्लिष्ट प्रक्रिया है अनुवाद, उसी आधार पर जब वे मूल्यांकन करें तो मूल्यांकन करते समय इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो उनका उद्देश्य है, यानी जो प्रयोजन है अनुवाद का, वह सिद्ध हो रहा है या नहीं, और उसके अंदर जो उसकी बोधगम्यता है वह कहीं खंडित तो नहीं हो रही। मूल निष्ठता के प्रति अक्सर ये विवाद रहता है कि कई बार पाठ मूल के प्रति अधिक ईमानदार हो या लक्ष्य के प्रति अधिक, लक्ष्य पाठ के प्रति अधिक ईमानदार हो। इसको लेके कई बार अनुवादकों की रणनीति बदलती है। इस आधार पर इसे देखे जाने की ज़रूरत है। मूल्यांकनकर्ता से भी अपेक्षा की जाती है कि जब वे ऐसे पाठ का मूल्यांकन करें तो मूल्यांकन में इन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखें और किसी एक बनी बनाई परिपाटी पर न चलकर अनुवाद का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। अनुवाद मूल्यांकनकर्ता ये परखते हैं कि क्या अनुवाद में मूल के भाव और अभिव्यक्ति सौष्ठव का परिरक्षण हो पाया है अथवा नहीं। अनुवाद की शब्दावली में ये परिरक्षण समतुल्यता को बनाए रखना है। जिस प्रकार अनुवाद में समतुल्यता की आधार दृष्टि लेकर अनुवाद कार्य किया जाता है, उसी प्रकार मूल्यांकनकर्ता समतुल्यता के निष्कर्ष पर अनुवाद को कसते हैं और अनुवाद में व्याप्त दोषों का मूल खोजने का प्रयास करते हैं। अनुवाद मूल्यांकनकर्ता समतुल्यता को बनाए रखने के साथ साथ अनुदित रचना को मूल रचना के सममूल्यता के प्रतिमान के आधार पर प्रमाणित करने के लिए भी परखते हैं। यही निष्कर्षता यही कहा जा सकता है कि मूल्यांकन कार्य के अंतर्गत विषयगत प्रामाणिकता और प्रयुक्तिपरक औचित्य की दृष्टि से अनुदित सामग्री का मूल्यांकन निहित है। यानी कि जो कथ्य कहा जा रहा है उसकी प्रामाणिकता कहीं खंडित ना हो, और उसकी जो प्रयुक्ति है, यानी कि जिस खास विधा विशेष के लिए वह साहित्य लिखा गया है या किस खास उद्देश्य से, अगर वह ज्ञानात्मक साहित्य है तो ज्ञानात्मक साहित्य के जो विभिन्न क्षेत्र हैं उनकी जो अपनी प्रयुक्तियाँ हैं, उस प्रयुक्ति के साथ वह अनुवाद में न्याय हुआ है या नहीं। ऐसा ना हो कि आप कोई बैंकिंग साहित्य, विधि साहित्य का अनुवाद करते समय अनुवाद करने की जो रणनीति है आपकी, वो किसी और तरीके से साहित्यिक रणनीति को अपनाते हुए आप उसका अनुवाद कर दें, या उसकी जो एक शैली है, उसका जो एक खास स्वरूप है कि वह विधात्मक ही होना चाहिए, उसे ना अपनाकर उसमें आप कहीं विचलन पैदा कर दें। तो ये सब ना हो, उसकी प्रामाणिकता की जांच हो, उसकी प्रयुक्ति की जांच हो, उसके कथ्य की जांच हो। तो इस आधार पर पाठ की विविधता के हिसाब से अनुवाद के जो आयाम हैं, अनुवाद मूल्यांकन के आयाम हैं, वे भी बदलते हैं। अनुवाद मूल्यांकन के अनेक दूसरे आयाम भी हैं। इनमें अनुवाद के प्रकार आदि पक्ष सम्मिलित हैं। संप्रेषण व्यापार में वक्ता, श्रोता, संदेश, संदर्भ, संहिता और संपर्क भाषिक संप्रेषण के प्रकार हैं तथा ये वक्ता यानी लेखक, अनुवादक, श्रोता यानी पाठक की परस्पर अनुभूति के आधार पर चलता है। रोमन जैकबसन और हैलिडे ने इन्हीं प्रकारों को बोधपरक, अंतर्वैयक्तिक तथा पाठपरक बतलाया है। यानी कि अनुवाद के जो मुख्य आयाम हैं जिनकी हमने अभी चर्चा की, उसके अलावा इस अन्य आयामों में इस पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है कि संप्रेषण व्यापार में वक्ता, श्रोता, संदेश, संदर्भ और संपर्क भाषिक संप्रेषण का जो आपस में जो तालमेल है वह कहीं खंडित नहीं होना चाहिए। और इसी आधार पर जब अनुवाद का जब मूल्यांकन किया जाए तो जो लेखक ने जो कहा और पाठक ने जो सुना और उसके बीच जो संदेश है उसमें कहीं कोई व्यवधान ना हो, और इसी आधार पर अनुवाद मूल्यांकन के विभिन्न आयाम तय किए जा सकते हैं।
अनुवाद भाषिक प्रक्रिया ही नहीं, सृजनात्मक और भावात्मक भी है। जुलियाना हाउस के अनुसार अनुवाद प्रक्रिया में अर्थ को परखना आवश्यक है। उनके अनुसार मूल पाठ के अर्थ विश्लेषण के लिए अनुवाद का कोशगत, संदर्भगत तथा पाठगत अध्ययन होता है। कृष्ण कुमार गोस्वामी ने जुलियाना हाउस के उपरोक्त पाठ प्रकार्य को समझाने हेतु भाषिक और भाषेतर आधार पर पाठ विश्लेषण के प्रारूप के माध्यम से निम्नलिखित मूल्यांकन आधार निर्धारित किया, जिसको हम अभी देखते हैं। जुलियाना हाउस ने बहुत अच्छा एक तरह से रास्ता बीच से निकालने की कोशिश की अनुवाद मूल्यांकन के अंतर्गत कि उसमें अर्थ की जो सत्यता है उसको परखना आवश्यक है, और यानी कि अर्थ पूरी तरह संप्रेषित होना चाहिए। और कृष्ण कुमार गोस्वामी ने इसी आधार पर भाषिक और भाषेतर, जिसके हमने पहले भी अध्ययन किया था, भाषिक और भाषेतर आधार पर पाठ विश्लेषण के आधार पर इसका अध्ययन किया है। हम देख रहे हैं भाषिक आधार पर, भाषेतर आधार पर और भाषेतर आधार पर भाषा प्रयोक्ता और भाषा प्रयोग। तो हमने दो आधारों पर इसकी चर्चा की थी, भाषा प्रयोक्ता और भाषा प्रयोग के आधार पर किस तरह अनुवाद का मूल्यांकन किया जाता है। भाषिक आधार पर यानी वाक्य स्तर के आधार पर, शब्द स्तरीय आधार पर और पाठ के आधार पर, यानी कि जब आप किसी पाठ का मूल्यांकन करें तो उसके वाक्य आधार पर, शब्द के आधार पर और पाठ के आधार पर, यानी भाषिक आधार के विभिन्न पक्षों पर उसको कस के देखा जाना चाहिए। उसी तरह जब भाषेतर आधार पर, यानी जब हम पाठ को केवल भाषिक इकाई न मानकर उसके कथ्य को भी महत्वपूर्ण मानते हैं और उस पर जब हम अध्ययन करते हैं तो उसके दो आयाम माने गए हैं। भाषा प्रयोक्ता यानी रचनाकार ने किस भाषा का प्रयोग किया है, वो किस भाषा समाज से खुद संबंध रखते हैं, और किस भाषा का वे प्रयोग करें यानी भाषा प्रयोग। तो इस आधार पर भी जब किसी पाठ का मूल्यांकन किया जाए तो ये ज़रूर देखा जाए कि इसके जो विभिन्न कारण थे वे क्या थे, यानी भाषा प्रयोक्ता की भौगोलिक स्थिति क्या थी, उनकी सामाजिक स्थिति क्या थी, और उनका काल निर्धारण या किस कालखंड की विशेष की रचना की यहाँ चर्चा की जा रही है। उसी तरह उन्होंने जिस भाषा का प्रयोग किया वह भाषा कौन सी थी, माध्यम क्या था, सहभागिता, उसका सामाजिक संबंध क्या था, सामाजिक दृष्टिकोण क्या था, और विषय क्षेत्र यानी किस विषय को लेकर यहाँ बात की जा रही है। यानी इन दोनों के बीच में जब सामंजस्य होगा, भाषा के आधार पर और भाषेतर यानी कि कथ्य के आधार पर, भाषा प्रयोक्ता के अपने स्टाइल और उन्होंने जिस विषय की बात की है, इन तीनों के सामंजस्य की ओर संकेत करते हैं। और जुलियाना हाउस ने विशेष रूप से अर्थ के सत्यता और अर्थ के जो संप्रेषणता की ओर विशेष रूप से संकेत किया है कि अनुवाद मूल्यांकन के अंदर अर्थ के संप्रेषण पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। और इसी आधार पर कृष्ण कुमार गोस्वामी जब अर्थ की बात करते हैं तो उसमें भाषिक और भाषेतर दोनों स्तर पर इसकी चर्चा करते हैं और मानते हैं कि जब अनुवाद का मूल्यांकन किया जाए तो उसके अंतर्गत भाषा का भी ध्यान रखा जाए और रचनाकार के अपने परिवेश और जिस विषय विशेष के लिए वो रचना लिखी गई है, जिस विषय विशेष के लिए वह साहित्य का सृजन किया गया है, उसकी भाषा, उसके समाज में उपयोगिता, उसका अपना विषय क्षेत्र, उसकी अपनी प्रयुक्ति, इन सभी के बीच एक तालमेल होना चाहिए। उसी आधार पर किसी पाठ का मूल्यांकन किया जा सकता है। अब तक की चर्चा के अनुसार अनुवाद मूल्यांकन संबंधी विषय विवेचन के जो मुख्य बिंदु हैं उसकी हम चर्चा यहाँ कर रहे हैं। अनुवाद मूल्यांकन की आधारभूत अनुवाद सिद्धांतिक संकल्पना है अनुद्यता यानी ट्रांसलेटेबिलिटी, यानी कि सबसे पहले जो जांच उसके अंदर होगी कि क्या वह पाठ ठीक से अनुवाद हो पाया है या नहीं। ट्रांसलेटेबिलिटी में तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अनुद्यता का अभिप्राय है अनुवाद सम्मूल्यता स्थापित हो सकने की वास्तविक और संभाव्य स्थिति। इस प्रकार अनुवाद मूल्यांकन अनुद्यता के आकलन पर अवलंबित है। अनुद्यता अधिक है तो अनुवाद की श्रेष्ठता संभावित है, अनुद्यता कम है तो अनुवाद की दुर्बलता की आशंका है। यानी अनुवादक अपने उद्देश्य में कितना अधिक सफल हुए हैं, वे पाठ को कितना बेहतर अनुवाद कर पाए हैं, इससे ही अनुवाद के मूल्यांकन का एक बिंदु तय होता है। मूल्यांकन प्रणाली में अनुवाद सिद्धांत के क्षतिपूर्ति नियम की विशेष भूमिका है। अनुदित पाठ की मूल पाठ से तुलना अनुप्रयुक्त विज्ञान की तुलनात्मक व्यतिरेकी विश्लेषण पद्धति से होती है। यह विश्लेषण प्रोक्ति विश्लेषण से समर्थित है और तदनुसार प्रतिज्ञप्ति विश्लेषण तथा भाषा संरचना विश्लेषण के अधिक्रम में संयोजित है। हम तुलनात्मक संदर्भ में हम बात कर चुके हैं इससे पहले भी कि किस प्रकार जब किसी पाठ का मूल्यांकन किया जाता है तो उसके विभिन्न आधार हैं, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत वर्णनात्मक और तुलनात्मक आधारों की भी चर्चा की थी हमने। तो किस प्रकार जब किसी पाठ के अनुवाद का जब मूल्यांकन किया जाता है तो उसमें कितने विभिन्न आधारों पर, उसके तुलनात्मक आधार पर, और वो तुलनात्मक भी किस आधार पर, विश्लेषण भाषा संरचना के आधार पर उसका तुलना करके उस पाठ को जांचा जाता है या उसे किसी अच्छे अनुवाद की कसौटी पर कसा जाता है। तुलनात्मक व्यतिरेकी विश्लेषण से हमें निम्नलिखित जानकारी मिलती है, जैसे कि मूल पाठ के गठन पक्ष में क्षति हुई है या संदेश पक्ष में,
और वह कौन सा अंश है जो क्षतिग्रस्त हुआ। हम इससे पहले लोप पर और वृद्धि पर और क्षतिपूर्ति आदि विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा कर चुके हैं। तो जब हम किसी पाठ का अनुवाद मूल्यांकन करते हैं तो ये जांचा जाता है कि उसमें जो नुकसान हुआ है क्या वो कथ्य पक्ष पर हुआ है या फिर उसके शिल्प पर हुआ है या संदेश पर हुआ है। तो इस आधार पर उसका मूल्यांकन किया जाता है। अनुदित पाठ में मूल शक्ति की पूर्ति हुई है या नहीं, यदि पूर्ति हुई तो किस युक्ति से, और यदि नहीं हुई तो उससे पाठक को कोई हानि हुई या नहीं। इन प्रक्रियाओं से मूलभूत जानकारी ये मिलती है और अनुदितता का आकलन भी होता जाता है। इस प्रक्रिया श्रृंखला की तर्कसंगत परिणति है साहित्य समीक्षा की प्रभाववादी भाषा में अनुवाद का मूल्यांकन, यानी अनुदित पाठ से मूल पाठ के अनुवाद संबंध का मूल्यांकन, जो समीक्षा पाठ अधिपाठ के रूप में अभिव्यस्त होता है। प्रक्रिया के विभिन्न चरणों की क्रमिकता केवल प्रतीयमान है, वास्तविक नहीं, जैसा हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। वास्तव में मूल्यांकन प्रक्रिया एक अन्विति है जिसके विभिन्न चरण उसके आयाम हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। उनमें अन्योन्याश्रिता यानी इंटरडिपेंडेंस होती है। ये दृष्टिकोण साहित्य कृति की आंतरिक अन्विति के साथ संगत है। तो हमने देखा कि अनुवाद मूल्यांकन की जो ये पद्धति है इसकी कोई एक तय विधा नहीं है। आप किसी एक आधार पर ये तय नहीं कर सकते हैं कि इसके माध्यम से इसका सटीक मूल्यांकन हो सकता है। वास्तव में अनुवाद मूल्यांकन एक ज्ञानात्मक और अनुप्रयोगिक विधा है जिसमें अनुवाद कौशल का मूल्यांकन किया जाता है। इसमें मूल पाठ के परिप्रेक्ष्य में अनुदित पाठ के गुण दोषों का विवेचन किया जाता है। ये विवेचन अनुवाद कार्य की निष्पत्ति से होता है जो अनुवाद संशोधन और स्तर के संवर्धन में सहायक होता है। इस दृष्टि से मूल पाठ के कथ्य की पुनर्रचना का परीक्षण ही अनुवाद मूल्यांकन है, जिसमें भाषाई इकाइयों के संयोजन और सृजन में निहित गुण दोषों की जानकारी मिलती है। अनुवाद मूल्यांकन अनुदित कृतियों के प्रति सही अर्थों में पाठक वर्ग की सहिष्णुता लाने का महत् प्रयास है और उससे अंततः अनुवाद की महत् प्रतिष्ठा ही होती है। तो इस तरीके से हमने जाना कि अनुवाद मूल्यांकन के विभिन्न आयाम, विभिन्न सोपान कौन कौन से हैं। अनुवाद मूल्यांकन विभिन्न आधारों और अनुवाद मूल्यांकन की विभिन्न पद्धतियों की चर्चा हम इससे पूर्व कर चुके हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये 3 मॉड्यूल के माध्यम से आप अनुवाद मूल्यांकन को बेहतर समझ पाए होंगे। आगे हम चर्चा करेंगे एक नए विषय पर। नमस्कार, धन्यवाद। कितने मिनट का हुआ सर?